हाँ तो बच्चों, हम कक्षा 9 का गणित कर रहे हैं और कक्षा 9 का जो गणित है उसके हम अभी तक 5 अध्याय पूरे कर चुके हैं। 5 अध्याय पूरे होने के बाद अब अध्याय 6वां जो है वो ज्यामिति का है। कक्षा 9 अध्याय 6 और अध्याय 6 का नाम है रेखाएं एवं कोण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और ये बुनियाद है ज्यामिति की। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया तो आपको आगे के अध्याय जो हैं 7, 8, 9, 10 में आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए इस अध्याय में जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को समझना है, याद नहीं करना है, आखिर इनका मतलब क्या होता है। बहुत संक्षिप्त में मैं सारी परिभाषाएं आपको बता रहा हूँ। बोर्ड पे लिखी हुई हैं लगभग 18-19 परिभाषाएं जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़ है बिंदु। इनको नोट करना है, मैं बोल रहा हूँ आपको नोट करना है। इनकी पूरी परिभाषाएं अलग अलग, बिंदु के अलग लिखें, रेखा अलग, रेखाखंड अलग, किरण की परिभाषा, इनकी सबकी परिभाषाएं आपके होमवर्क की कॉपी में नोट होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ मैं लिखूंगा तो नहीं उतना, आप उसको सुन के लिखें, वीडियो को पास कर लें कि क्या है परिभाषा। पहली परिभाषा है बिंदु। बिंदु की क्या परिभाषा होती है, ध्यान दें। बिंदु इस तरह का एक आकृति होती है। बिंदु की परिभाषा हम कहते हैं, बिंदु किसी कागज पर पेन या पेंसिल की नोक से जो आकृति निर्मित होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती, बिंदु कहलाती। फिर से सुने, पेन या पेंसिल की नोक से किसी कागज या तल पर निर्मित आकृति जिसमें ना तो लंबाई होती ना चौड़ाई होती, बिंदु कहलाता है। ये परिभाषा आपको नोट करके लिखना है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत सी भाषा और बहुत समय लग जाएगा। सुन के आप लिखें, किताब से ढूंढें कहाँ है बिंदु की परिभाषा वो आपको लिखना है। जो ज़रूरत होगी मैं उनको लिखवा भी दूंगा आपको। चलिए, तो बिंदु लिखना है। फिर दूसरे नंबर पे लिखना है रेखा। रेखा, रेखा की परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनना। बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, समुच्चय मतलब समूह, जो दोनों सिरों पर अनंत दूरी तक जा सकता है, रेखा कहलाता है। ऐसे तीर के निशान लगते हैं दोनों ओर। बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो दोनों सिरों पर अनंत होता है, दोनों सिरों पर अनंत होता है, उसे हम रेखा कहते हैं। तो रेखा की परिभाषा लिख लेना। बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, दो सिरे होते हैं, एक ये सिरा एक ये सिरा, दोनों सिरों पर ऐसे तीर के निशान मतलब कहीं तक जा सकते हैं, रेखा। अब अगर रेखाखंड हो जाता, रेखाखंड की परिभाषा हम क्या बोलेंगे, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, ऐसा ये बिंदु 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 और पास पास कर दो तो वो रेखा बन जाती, इसको और क्या कर दो पास पास, तो क्या बन जाती है वो, रेखा या रेखाखंड। ऐसा समुच्चय जो दोनों सिरों पर सीमांत होता है, क्या होता है, सीमांत, इसके सिरे बंधे होते हैं रेखाखंड के, इसके दोनों सिरे खुले अनंत दूरी तक, रेखाखंड बंधा हुआ। बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो दोनों सिरों पर सीमांत होता है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। इनकी ज़रूरत पड़ेगी। रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात आ जाती है किरण। किरण, किरण की परिभाषा जब हम देते हैं, ये एक सिरे से सीमांत होता है और एक सिरे पर अनंत होता है किरण। रेखा दोनों सिरों पर अनंत होती है, रेखाखंड दोनों सिरों पर सीमांत मतलब बंधा हुआ होता है, एंड लाइन होती है। और किरण की एक ओर बंद एक ओर खुली, मतलब एक ओर सीमांत और एक ओर अनंत। तो ये तीन परिभाषाएं थी, इनको हमें याद करना है। फिर आता है बिंदु, लिखना है, याद नहीं करना। ये पूरी परिभाषाएं आपकी कॉपी में नोटबुक में चेक की जाएंगी। आप इनको देखें, ये 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, आप नोट करें इनकी परिभाषाएं। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और लिखें। संरेख और असंरेख बिंदु। संरेख, संरेख मतलब एक रेखा में, संरेख मतलब एक रेखा में, एक रेखा में मतलब जैसे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, ए बी सी, अगर ये एक ही रेखा में पड़ रहे हैं तो ये संरेख कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, संरेख, एक रेखा में। और एक बिंदु ए इधर है, बी इधर है और सी इधर है। अब ये एक रेखा में नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। ये बिंदु कैसे हो गए, असंरेख बिंदु। संरेख और असंरेख बिंदु ये कैसे है, असंरेख, असंरेख बिंदु, और ये थे संरेख बिंदु।
तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे संरेख बिंदु की? ऐसे 3 बिंदु जो एक ही रेखा में, सरल रेखा में पड़ते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। असंरेख बिंदु में 3 ऐसे बिंदु जो एक सरल रेखा में नहीं होते, वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। परिभाषाएं ध्यान से सुने, नोट करें और होमवर्क की कॉपी में इसको लिखना है। चलिए और आगे चलते हैं। अब जो परिभाषा है इनसे ही आपके 4-5 पेज भर जाएंगे। कोण, कोण क्या होता है? कोण की क्या परिभाषा होगी? जब 2 किरण, एक किरण तो ये और एक किरण की, जब 2 किरण का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, आरंभ बिंदु कैसा होता है? एक। कोण जो बनता है वो 2 किरणों से बनता है, ना रेखा से ना रेखाखंड से। काय से बनता है? किरण। ये किरण एक यहाँ से शुरू हुई, यहाँ बंद है, तो ये किरण कहलाएगी। तो ऐसी आकृति कोण कहलाती है। 2 किरणें आपस में जहाँ मिलती हैं या जहाँ उनका प्रारंभ बिंदु होता है, वो जो आकृति निर्मित होती है उसे हम कोण कहते हैं। ये कोण कौन सा? ये कोण है। और ये इसकी भुजाएं कहलाती हैं, कोण की भुजाएं। एक तो ये भुजा है और एक ये भुजा है। और ये जो बिंदु कहलाता है ए, मान लो बी सी, ए जो है वो शीर्ष कहलाता है। ध्यान रखना है कोण की भुजाएं कौन सी हैं, कोण का शीर्ष कौन सा है। ए शीर्ष है, ए बी और ए सी कोण की भुजाएं हैं। कोण की परिभाषा फिर से, जब 2 किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वहाँ पर जो आकृति निर्मित होती है उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, इसको याद करें, लिखें। फिर इसके बाद अगर आपने ये नहीं किया तो रेखाएं कोण कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे आपसे कुछ नहीं बनेगा। इनको लिखें, याद करें। न्यून कोण, हमने चांदा देखा है, चांदा ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पर 90 अंश होता है और ऐसे ऐसे कोण बने रहते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110। यहाँ से शुरू अगर हम 0 से कर रहे हैं तो ऐसा बढ़ता जाएगा और जाके यहाँ पर 180 और यहाँ पर 150 भी होता है, यहाँ पर 60, बहुत से कोण लिखे रहते हैं चांदी। न्यून कोण, ऐसे कोण जो 90 अंश से कम होते हैं। न्यून कोण की क्या परिभाषा है? किताब में भी दी है, पढ़ें लिखें। न्यून कोण, मैं पूरी परिभाषा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको केवल समझा रहा हूँ। ऐसे कोण जो 0 से 89 अंश या 89 नहीं और भी आगे हो सकता है, इसलिए हम उसको नहीं कहते न्यून कोण। आप तो ये लिखो 90 से कम, 90 अंश से कम, तो वो क्या बन जाएगा? न्यून कोण। और समकोण क्या होता है? 90 अंश का, एग्जैक्ट कितने का? 90 अंश का। और अधिक कोण कितने का होता है? अधिक कोण जो होता है वो 90 से अधिक होता है और 180 से कम। 90 से अधिक 180 तक, 180 तक, 180 का भी कोण, 180 का भी नहीं, 180 का ऋजु कोण बन जाएगा। 180 से कम अधिक कोण। ध्यान दें, न्यून कोण 90 डिग्री से कम है, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, ये सब न्यून कोण है। जो ही 90 अंश का कोण बना, ऐसा 90 सीधा स्ट्रेट, ये समकोण बन गया। क्या बन गया? समकोण। पूरी तरह से एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण कहलाता है। और 90 से जहाँ ऊपर गए, 100, 120, 110, 150, ये सारे कोण अधिक कोण कहलाएंगे। ध्यान रखना है कौन सा न्यून कोण, कौन सा समकोण और कौन सा अधिक कोण। इनकी परिभाषा लिखना है और लिख के फिर हमें याद भी करना है, परीक्षा में आता है ये परिभाषा, ऑब्जेक्टिव में आता है। न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, समकोण हो गया, ऋजु कोण। अब आप कहोगे कि ऋजु कोण क्या है साहब? ऋजु कोण, ऋजु कोण मतलब पूरी तरह से 180 अंश का कोण। ये जो एक सीधी रेखा, जैसे हम कोण बना रहे, हमने कोण बनाना शुरू किया यहाँ से, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 120, 170, 80, 180 पे आ गए। तो ये जो कोण होता है 180 अंश का, 180 अंश का कोण ऋजु कोण कहलाता है। कभी परिभाषा आ जाए कि ऋजु कोण की परिभाषा लिखिए, तो आप लिखेंगे 180 अंश वाले कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। तो ऋजु कोण की परिभाषा हो गई है। फिर है परिभाषा आपकी प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या है? प्रतिवर्ती कोण
किताब के आरंभ में अध्याय 6 में ये सब परिभाषाएं दी हैं, उनमें से भी आप नोट कर सकते हैं। प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा। अब यहाँ भी चलते हैं कोण, ध्यान रखना ये तो 90, ये हो गए 90 तक, ये 180 तक, फिर यहाँ से होता है ये 270, यहाँ पे पहुँच के 270 और यहाँ जाके 360। 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 180 से बड़ा और 360 से छोटा कोण जो है वो हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। बार बार कह रहा हूँ, किताब में सब लिखा है, किताब में से नोट करें ये परिभाषाएं कि प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा क्या है। 180 से बड़ा और 360 डिग्री से कम कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। फिर है पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक। ये परिभाषा भी आती है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है पूरक कोण कहलाते हैं। परिभाषा क्या हो गई? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता था। कौन कौन से होते ऐसे कोण? एक 10 का तो दूसरा 80 का, ये एक दूसरे के पूरक हो गए। एक 20 का तो दूसरा 70 का, एक 30 का तो 60 का, 40 का तो 50 का। इन सबका टोटल कितना है? 90। सबका टोटल कितना है? 90। तो पूरक कोणों का योग हमेशा 90 अंश होता है। दो कोणों का जोड़ा होता है, एक 10 का तो दूसरा 80 का, एक 25 का तो दूसरा 65 का। इस तरह से पूरक कोण का युग्म होता है। परिभाषा आपको बताई कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो ऐसे दोनों कोणों को पूरक, पूरक मतलब एक दूसरे सप्लीमेंट, आश्रित पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, पूरक कोण की परिभाषा हो जाएगी ये। फिर है संपूरक कोण। कौन सा है? संपूरक कोण। आगे अब यदि टोटल इनका टोटल पड़ता है 90 अंश, इनका टोटल पड़ता है 180 अंश। मान लो एक हो 100 का, दूसरा 80 का, दोनों का टोटल कितना होगा? 180। तो ये संपूरक कोण कहलाएंगे। तो संपूरक कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे कोण जिनका योग वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। 100 और 80 संपूरक है, 110 और 70 संपूरक है, 150 और 30 संपूरक है, 170 और 10 संपूरक है, 90 और 90 का पूरक 90 ही होगा। इस तरह से पूरक कोणों के जोड़े होते हैं, संपूरक कोणों के जोड़े होते हैं। तो संपूरक कोण की परिभाषा फिर से, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते। परीक्षा में आ जाए, आपको परीक्षा में दे दिया कि 55 अंश के कोण का पूरक कोण निकालो। क्या निकालो? पूरक कोण। हमने कहा साहब 55 अंश का पूरक कोण निकाल रहे हैं। पूरक तो मतलब दोनों का टोटल 90 होता है, तो हम 90 में से 55 घटा दें। 90 माइनस 55 बराबर कितना बचेगा? 35, 35 अंश। तो 55 कोण का पूरक कितना हो जाएगा? 55 अंश के कोण का पूरक कोण 35 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि 125 अंश के संपूरक कोण का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 180 में से 125 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 65 अंश। तो 65 अंश और 125 संपूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण और संपूरक कोण की परिभाषा हमें पता होना चाहिए। एकदम से हम अध्याय शुरू कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले परिभाषाएं याद करें, परिभाषाएं लिखें। फिर है आसन्न कोण। आसन्न कोण, यदि दो कोण ऐसे हों जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक कोण ये ए बना, एक कोण ये बी बना, इनकी कोण के क्या है? ये भुजा दोनों में है, नीचे भी है और ऊपर वाले को। ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा कॉमन हो, नीचे वाले कोण में भी पड़े वो और ऊपर, तो वो आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण और कैसे बनते हैं? ऐसे ही बन सकते हैं। मान लो ऐसा लिखा आपने, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, ये दोनों आसन्न कोण, क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई। यदि दो कोणों में, दो कोण कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला, ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है। इन दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ कॉमन हो, ये देखो ये कॉमन भुजा पड़ रही ना, वो इसमें भी तो वो आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये परिभाषाएं आ चुकी हैं, परीक्षा में आगे भी आ सकती हैं, तो इनको अच्छे से आप पढ़ लिख लें और याद भी कर लें। आसन्न कोण। आसन्न कोण के बाद है रेखिक यूं। रेखिक यूं ये बहुत महत्वपूर्ण है।
एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोणों को हम रेखिक युग्म कहते हैं। ए बी सी डी। एक कोण मान लो ये 70 का था और ये था 110 का। एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण, एक ये वाला एक वाला। ये आसन्न कोण भी हैं, ये कैसे हैं, आसन्न भी हैं, लेकिन इनका टोटल कितना है 180। तो ऐसे दो कोण परिभाषा रेखिक युग्म की ध्यान रखना। कौन सी परिभाषा? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। ऐसे दो कोण जिनका टोटल 180 हो, टोटल कितना हो 180 हो, रेखिक युग्म कहलाते हैं। 110 और 70 मिलके 180। एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, एक ही रेखा पर मतलब ये एक रेखा खिंच गई, इस पर ये कोण बना दिया हमने, तो एक ही रेखा पर बने दोनों, ये भी बना और ये भी बना। तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़ा रेखिक युग्म कहलाता है। और रेखिक युग्म का मान दोनों का टोटल 180 अंश होता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार हम इसका उपयोग करेंगे कि एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये रेखिक युग्म कहलाते हैं और इनका टोटल 180। शीर्षाभिमुख कोण, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और थोड़ा ऐसा कर लो, झुका लो रेखाओं को, ऐसा और ऐसा। एक रेखा हमारे पास ए बी, एक रेखा हमारे पास सी डी। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण काय के बराबर? इसके। और ये वाला कोण काय के बराबर होगा? इसके। परिभाषा क्या हो गई? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद मतलब काटती, तो एक दूसरे के सम्मुख बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्ष विमुख, किसी भी उसका शीर्ष कैसा बनता है? ये कौन है शीर्ष, ये शीर्ष विमुख, तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा। ठीक है, अब बचे 60 दूनी 120, 120 तो 260, 130 का ये होगा, 130 का ये होगा, ये भी बराबर होते हैं। ध्यान रखना, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये इसके बराबर 260, 6 दूनी 12, नहीं 120 के होंगे। कितने के होंगे? 120 और 120, दोनों 120 एक, क्योंकि सबका टोटल 360 होता है। ध्यान रखना, यदि हम यहाँ से कोण बनाए तो ये 90 बनता है, यहाँ पे आके 180, यहाँ पे आके 270 और एक 360। अगर एक पूरा चक्र हम लगा लेते हैं तो 360 अंश का कोण बना लेते हैं। ध्यान रखना, चतुर्थांश पढ़े थे हमने, 4 चतुर्थांश, यहाँ से यहाँ तक 90, ये 180, ये 270 और 360। यहाँ पे 360 या शून्य बराबर हो जाते हैं। ध्यान रखना, 360 शून्य, 360 पहुँचे तो हम शून्य में पहुँच जाएंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आगे इनका उपयोग होगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ इनका उपयोग करना है शीर्षाभिमुख कोणों का, उनसे हम सीखेंगे। फिर समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं, जब दो रेखाएं, ये अभी अध्याय 5 में भी थी समांतर रेखाएं, वहाँ भी परिभाषा थी। जब दो रेखाएं इस प्रकार होती हैं कि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं, ये परिभाषा अध्याय 5 में भी थी। ये कहीं नहीं काटती, हमेशा एक, यहाँ पे दूरी अगर 5 की है तो यहाँ पर भी दूरी 5 सेंटीमीटर की होगी और अनंत में भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती, समांतर रेखाएं। तो ये इनकी ये परिभाषा है, जब दो रेखाएं इस प्रकार होती हैं कि वो कभी भी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद मतलब काटना, तो समांतर रेखाएं। फिर यदि एक दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ए बी और सी डी तो समांतर है, ठीक है, और डी ई एफ जी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये प्रतिच्छेदी, काटने वाली। समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा दोनों की परिभाषा हमें अच्छे से, ये जो हेडिंग्स लिखी है आपके लिए लिखी है, आपको तैयार करना है, इनको याद करना है, लिखना है। फिर है कोणों का पढ़ना, ये महत्वपूर्ण है, इसको मैं बताता हूँ आपको। कोण कैसे पढ़े जाते हैं, बच्चे गलती करते हैं कोण पढ़ने के लिए, वो सीखना है, यहीं से शुरू करना है, क्योंकि आगे भी हमें चलना है। मान लीजिए मैं कुछ कोण बना रहा हूँ रेखा,
ये आगे मैं कई बार बनाऊंगा ऐसा चित्र। एक रेखा, एक समांतर रेखा और दूसरी समांतर रेखा, इसको एक तीसरी रेखा ने प्रतिच्छेद किया। अब हमारे पास इसका नाम दिया मैंने ए बी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोण पढ़ना है, ध्यान रखना बेटा। सी डी और ई एफ। एक कोण, इधर 8 कोण बन रहा है बेटा, बार बार बताना। 1 नंबर का बना, 2 नंबर का बना, 3 नंबर का बना, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। 3 यहाँ ले लो, 3 और 4। इसका मान, इस भुजा का मान भी पढ़ो, लिख लो। ए बी सी डी ई, इसको हमने कह दिया ओ और इस बिंदु के कह दिया पी। 1 नंबर वाला कोण क्या होगा उसको पढ़ेंगे जब हम, या तो उसको हम पढ़ेंगे ए ओ ई या ई ओ ई। कोण 1 जो है वो बराबर है ए, ये बीच का बिंदु यहाँ ओ है, ध्यान रखना। ये बिंदु क्या है, पी। कोण 1 जो होगा वो कोण कहलाएगा ए ओ ई, कोण ए ओ ई या ई ओ ए, दोनों तरफ से आ सकते हैं। लेकिन जहाँ उसका शीर्ष है, शीर्ष, कोण का शीर्ष, वो मध्य में लिया जाएगा। कहाँ लिया जाएगा, मध्य में। अब मान लो कोण 7 पढ़ने को कहें आपसे, कौन सा 7, तो कोण 7 काय के बराबर होगा, एफ पी डी। कोण एफ पी डी बराबर डी पी एफ। ये भी ऐसा भी पढ़ सकते हो, डी पी एफ। तो ये कोण पढ़ने के तरीके हैं। आपसे कहा कोण नंबर 5 पढ़िए, कौन सा, कोण नंबर 5। तो आप कहोगे कोण 5 का मान साहब सी पी ओ। कोण नंबर 5 कौन सा है, सी पी ओ, कोण सी पी ओ या ओ पी सी, कोण ओ। तो इस तरह से कोण पढ़ना आना चाहिए। अगर हम ये कहें कि त्रिभुज है ए बी सी, ये कोण मान लो 30 का था, ये 40 का था, ये 50 का था, ऐसे हमने लिख दिया। अभी ऐसा तो होगा नहीं खैर, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मान लो लिखा 50, 60 और 70। कोण ए का मान 50 है, कोण बी का मान 60 है और कोण सी का मान कितना है, 70। तो कोण ए बराबर कितना है, 50। लेकिन कोण ए नहीं कहा जाएगा, इसको जब भी हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कोण बी ए सी। क्या पढ़ेंगे, कोण बी ए सी या सी ए बी कोण। ये चित्र बना के ध्यान से रखना, कोण का निशान लगता है। ये एक निशान ये होता है वो त्रिभुज का होता है, एक निशान होता है कोण का। हमने कोण बी पढ़ा, कोण बी का मान दिया है 60 अंश। कितना दिया है, 60 अंश। अब कोण बी को कैसे पढ़ेंगे, ए बी सी, कोण का नाम है ए बी सी बराबर सी बी ए, कोण सी बी ए। इस रूप में भी पढ़ सकते हैं, इस रूप में भी पढ़ सकते हैं, कोण बी भी कह सकते हैं। बात वही है, अक्षर वही हैं, ए बी सी चल रहे हैं, लेकिन कहाँ सेंटर में पड़ रहा है। यदि ए सेंटर में है तो ए पे कोण पड़ेगा, बी सेंटर में है तो बी पे कोण पड़ेगा और सी सेंटर में होगा तो सी पे। कोण सी को क्या लिखेंगे हम, कोण सी का मान 70 अंश है। कोण सी को हम पढ़ सकते थे ए सी बी, कोण ए सी बी या बी सी ए, कोण बी सी ए। तो इस तरह से जब हम कोण पढ़ना सीख जाएंगे तो हमें आगे बहुत से सवाल हल करने में सुविधा होगी। तो इस पाठ में हमें बहुत कुछ सीखना है, आगे चलना है। प्रश्नावली दी हैं, ये ज्यामिति है, थोड़ी सी कठिन होती है। अगर आपकी बुनियाद अच्छी, आपने अच्छे से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको ये परिभाषाएं आसान लगेंगी। तो एक दिन के होमवर्क में इतना ही काफ़ी है कि आप इतनी परिभाषाएं लिखें, इनको समझें। पूरा आपको एक एक परिभाषा को लिखना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली 6.1 करेंगे। इस वीडियो में आप इतना ही होमवर्क करें।